अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम जहाँ से मैंने लेक्चर्स क्विट किए थे मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने स्टार्ट किया हुआ था ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स के लेक्चर्स, ठीक है। तो उसके अंदर जो मेरा लास्ट लेक्चर था वो था एल्बो ऑर्थोसिस के ऊपर, ठीक है। आज हम उससे नेक्स्ट स्टार्ट लेंगे, वो है हमारा टॉपिक हैंड फिंगर थंब बेस्ड ऑर्थोसिस, ठीक है। हम ऐसे ऑर्थोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम डिफरेंट कंडीशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो कि हैंड से रिलेटेड भी हो सकती हैं, ठीक है, फिंगर से रिलेटेड भी हो सकती हैं और थंब से रिलेटेड भी हो सकती हैं, ठीक है। और ये ऑर्थोसिस हमारे हैंड फिंगर और थंब सबके लिए ही होंगे, ठीक है, सबको कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेम्स, ठीक है। हैंड फिंगर थंब बेस्ड ऑर्थोसिस जो है वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपने इनके नेम्स याद करने हैं, ठीक है। पेपर में भी आपको क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने इनके नेम्स लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि आप एक दफ़ा नेम्स लिख देते हैं ना तो जो एग्जामिनर है या पेपर चेकर है उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ इस बच्चे को नेम्स पता है, ठीक है, तो इसको आगे भी आता होगा, ठीक है। सबसे पहले हम नेम्स देख लेते हैं। पहला जो हमारे पास ऑर्थोसिस या ब्रेस है वो है मेटाकार्पल फ्रैक्चर ब्रेस, ठीक है। दूसरा है हमारे पास स्टैटिक अल्नर डेविएशन स्प्लिंट। अभी मैं नेम्स बता रही हूँ, हम इनकी डिटेल्स भी पढ़ेंगे। जो थर्ड वन है डैट इज़ अल्नर फंक्शनल ब्रेस, ओके। फोर्थ वन इज़ एंटी अल्नर डेविएशन वर्किंग स्प्लिंट। Fifth one is dynamic MCP extension splint. MCP means metacarpophalangeal splint. Sixth one is static anti-claw deformity splint. Seventh one is vein perisplint. Then eighth one is dynamic median ulnar nerve splint. Ninth one is flexion blocking splint. 10th one is final flexion splint. And 11th one is short dorsal outriggers. 12th one is proximal phalanx fracture brace. चाहे आप इनके ना अलहदा से कोई मतलब बना के रख लें कि ये नेम्स इनके हैं, ये इनके हैं, ये इनोटोसिस के हैं, ये एल्बो के हैं, ये शोल्डर के हैं, ठीक है, और उनको अच्छे से रट लें। नेम्स तो आपको अच्छे से आने चाहिए। 13 वन इज़ एक्सटेंशन ब्लॉकिंग body orthosis. 14th one is trapper body splint. Next 15th one is PIP extension splint, proximal interphalangeal extension splint. 16th one is Kapner splint. 17th one is short opponents orthosis. Then there is dynamic thumb opposition strap, ठीक है। ये थे हमारे पास 18 ऑर्थोसिस हैं, ठीक है, जो कि हैंड फिंगर थंब बेस्ड ऑर्थोसिस हैं, ठीक है। अगर तो आपको इनके नोट्स चाहिए हो या फुल सब्जेक्ट ऑर्थोसिस एंड प्रोस्थेसिस के नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कांटेक्ट के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट भी मिलेगा, ठीक है, फेसबुक अकाउंट भी मिल जाएगा मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास जो है वो है मेटाकार्पल फ्रैक्चर ब्रेस। नाम से पता चल रहा है कि जब मेटाकार्पल का फ्रैक्चर होगा तो उसके केस में हम जो ब्रेस यूज़ करेंगे डैट इज़ कॉल्ड मेटाकार्पल फ्रैक्चर ब्रेस। अच्छा, हम हर ऑर्थोसिस का ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि इसको यूज़ करने का पर्पस क्या है, और हम इंडिकेशन देखेंगे कि हम इसको किन कंडीशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं या किन डिजीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ सप्लिमेंट्स के कॉमन नेम्स भी होंगे, मतलब उनके एक नेम के अलावा और भी डिफरेंट नेम्स होंगे, ठीक है। मेटाकार्पल फ्रैक्चर ब्रेस का कोई कॉमन नेम नहीं है, ठीक है, कोई और नेम नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये मेटाकार्पल फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करता है ताकि जो हीलिंग है वो अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। हमें पता है कि हर ब्रेस या ऑर्थोसिस का फंक्शन यही होता है कि उसने जो है कोई फ्रैक्चर हुआ या कुछ भी हुआ उसको अपनी जगह पे उस जॉइंट को या उस बॉडी पार्ट को स्टेबलाइज करना है, सपोर्ट करना है ताकि पेन कम हो और हीलिंग अच्छे तरीके से हो सके। इसी तरह इसका भी यही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इंडिकेशन क्या है, किस केस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, मिड शाफ्ट फ्रैक्चर ऑफ थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल, ठीक है। थर्ड फोर्थ या फिफ्थ मेटाकार्पल का मिड शाफ्ट फ्रैक्चर हो जाए तो हम मेटाकार्पल फ्रैक्चर ब्रेस यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मिड शाफ्ट फ्रैक्चर क्या होता है, ठीक है। मिड शाफ्ट फ्रैक्चर ये होता है कि हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं जिसमें ह्यूमरस फीमर टिबिया मेटाकार्पस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है,
इनकी जो मिडिल पोर्शन है बोन्स का, इन बोन्स मतलब अब यहाँ हम मेटाकार्पल्स की बात करें तो मतलब जो 3rd 4th एंड 5th मेटाकार्पल्स है, इन ये जो बोन्स हैं तीनों, ठीक है, इनका जो मिड पोर्शन है वो ब्रेक हो जाएगा या वो क्रैक हो सकता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मिड शाफ्ट फ्रैक्चर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टैटिक अल्नर डेविएशन स्प्लिंट। स्टैटिक अल्नर डेविएशन स्प्लिंट के जो कॉमन नेम्स हैं उसमें आ जाता है एमसीपी प्रोटेक्शन स्प्लिंट, ठीक है, मेटाकार्पोफिरिंजियल प्रोटेक्शन स्प्लिंट। दूसरा नेम है इसका स्टैटिक अल्नर ड्रिफ्ट या स्टैटिक अल्नर डेविएशन स्प्लिंट, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टैटिक अल्नर ड्रिफ्ट और स्टैटिक अल्नर डेविएशन स्प्लिंट क्या होता है, ठीक है, ये आगे भी टर्म आएगी, पहले हम कॉमन नेम्स देख लें। 3rd कॉमन नेम है मेटाकार्पल अल्नर डेविएशन ऑर्थोसिस, 4th वन है ट्रिगर फिंगर स्प्लिंट और 5th वन है ब्लॉकिंग स्प्लिंट। अच्छा, अब हमने ये तो पहले भी पढ़ा हुआ है कि स्प्लिंट या ऑर्थोसिस दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक होते हैं और एक डायनामिक होते हैं। स्टैटिक का फंक्शन ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्चर पार्ट को या कोई भी जो इंजर्ड पार्ट है उसको सिर्फ सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि उसकी हीलिंग हो सके। लेकिन जो डायनामिक होते हैं वो सपोर्ट के साथ साथ मूवमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब स्टैटिक अल्नर ड्रिफ्ट या स्टैटिक अल्नर डेविएशन स्प्लिंट हम उस कंडीशन के अंदर यूज़ करेंगे जब अल्नर ड्रिफ्ट या अल्नर डेविएशन की कंडीशन होगी। अल्नर ड्रिफ्ट या अल्नर डेविएशन की कंडीशन क्या होती है, इसके अंदर ये होता है कि हमारी जो फिंगर्स हैं वो अल्नर साइड की तरफ मुड़ जाती हैं। अल्नर साइड हमारी कौन सी है, लिटिल फिंगर वाली साइड, ठीक है। जो थंब वाली साइड है इसे हम रेडियल साइड बोलते हैं, ठीक है। अल्नर ड्रिफ्ट या अल्नर डेविएशन के अंदर हमारी फिंगर्स जो हैं वो अल्नर साइड मतलब लिटिल फिंगर वाली साइड पर मुड़ जाती हैं, ठीक है। और ये कंडीशन डेवलप होती है जब हमारे जो मेटाकार्पोफिरिंजियल जॉइंट्स हैं ना उनकी इन्फ्लेमेशन होती है या उनका कोई डैमेज होता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, जो हमारे टेंडन्स हैं, ठीक है, प्लस जो लिगामेंट्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो मेटाकार्पोफिरिंजियल जॉइंट्स के अराउंड जो टेंडन और लिगामेंट्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। वीक होने की वजह से हमारी जो फिंगर्स हैं वो लिटिल फिंगर की साइड पे मुड़ जाती हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं अल्नर ड्रिफ्ट या डेविएशन स्प्लिंट, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए हम स्टैटिक अल्नर ड्रिफ्ट या स्टैटिक अल्नर डेविएशन स्प्लिंट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेटाकार्पल अल्नर डेविएशन ऑर्थोसिस भी यही है कि हमारी जो मेटाकार्पल्स हैं उनकी डिविएशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ट्रिगर फिंगर स्प्लिंट क्या है, ट्रिगर फिंगर स्प्लिंट जो है वो ट्रिगर फिंगर की कंडीशन में यूज़ होता है। ट्रिगर फिंगर की कंडीशन को हम टीनोसाइनोवाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रिगर फिंगर या टीनोसाइनोवाइटिस की कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी फिंगर्स हैं वो बेंट हो जाती हैं, मींस के फ्लैक्स्ड हो जाती हैं, ठीक है, खुद ही इनवॉलंटरली बेंड हो जाती हैं, ठीक है, या फ्लैक्स्ड हो जाती हैं और फिर खुद ही सीधी हो जाती हैं, ठीक है। ये कभी कभी नहीं भी होती। तो ये कंडीशन डेवलप इसलिए होती है कि जब जो हमारा जो टेंडन है जिसने हमारी फिंगर को फ्लैक्स करना है वो इन्फ्लेम हो जाता है या इरिटेट हो जाता है। इस कंडीशन की वजह से ट्रिगर फिंगर की कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है। ये पेनफुल कंडीशन होती है और ये एक से ज़्यादा फिंगर्स को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर हम ट्रिगर फिंगर स्प्लिंट यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि अब ट्रिगर फिंगर स्प्लिंट क्या करेगा, हमारी फिंगर्स जो वो बेंड हो गई है तो उनको स्ट्रेट करेगा, एक्सटेंडेड पोजीशन में लेकर जाएगा। नेक्स्ट जो ब्लॉकिंग स्प्लिंट है, ब्लॉकिंग स्प्लिंट भी हम ट्रिगर फिंगर की कंडीशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लॉकिंग स्प्लिंट का काम ये है कि ट्रिगर फिंगर में हमारी जो फिंगर्स बेंट हुई हुई हैं, एक्सटेंड फ्लेक्स्ड हुई हुई हैं, ठीक है, उनको ये क्या करता है, उनको ये स्ट्रेट और न्यूट्रल पोजीशन में रखता है, ठीक है। साथ ही साथ ये टेंडन के ऊपर से इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन भी ख़त्म करता है ताकि फिंगर स्ट्रेट रहे और दोबारा से इनवॉलंटरली बेंडिंग पोजीशन में ना जाए, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टैटिक अल्नर डेविएशन स्प्लिंट के ऑब्जेक्टिव्स और इंडिकेशंस के बारे में। इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिकेशंस में पहली चीज़ है जॉइंट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। जॉइंट इन्फ्लेमेशन अगर हुई हुई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये स्प्लिंट यूज़ करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन कम होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ट्रिगर फिंगर के केस में जैसे होता है, ठीक है, और हीलिंग जल्दी हो जाती है, ठीक है। जॉइंट इन्फ्लेमेशन के केस में क्या है, टू प्रोमोट रीस्टेबलाइजेशन ऑफ टेंडन टू रीस्ट्रेन एट एमसीपी, ठीक है, मतलब कि जो टेंडन है उसकी स्टेबलाइजेशन होती है, ठीक है, और मेटाकार्पोफिरिंजियल जॉइंट के ऊपर जो वहाँ पे बेंडिंग हो रही थी, मैंने आपको बताया था, वो बेंडिंग
नहीं होती, ठीक है। ये हेल्प आउट करता है हमारी फिंगर्स को स्ट्रेट रखने में, ठीक है, और न्यूट्रल पोजीशंस के अंदर रखने में। जो रिस्ट्रेन होता है ना एट मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम जो है जो बेस ऑफ फिंगर होती है ना, मतलब रिस्ट्रेन का मतलब होता है लिमिट करना या रोकना। तो जो मूवमेंट है बेस ऑफ फिंगर के ऊपर, उसको लिमिट कर दिया जाता है, या बिल्कुल ही रोक दिया जाता है, या फिर थोड़ा लिमिट कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, रिस्ट्रेन एट एमसीपी का मतलब है कि अगर इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई हुई है जॉइंट के अंदर एमसीपी जॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो हम एमसीपी जॉइंट को उसकी बेस ऑफ फिंगर के करीब से इमोबिलाइज कर देंगे या रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। बेस ऑफ फिंगर वो होती है जहाँ पे वो जाके उसके हैंड से कनेक्ट हो रही होती है, मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट, ठीक है। अभी यहाँ पे डायग्राम्स नहीं है, वरना मैं आपको डायग्राम से अच्छे से एक्सप्लेन करती, एक वीडियो बनाकर मैं डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। और ये जो है ना, ये भी यूज़फुल होता है ट्रिगर फिंगर के केस में, ठीक है, या कोई भी हैंड इंजरी हुई है या हैंड की सर्जरी हुई है तो उन केसेस में ये यूज़फुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव या इंडिकेशन आ जाती है, डैट इज़ टू प्रिवेंट और करेक्ट अल्नर ड्रिफ्ट ऑफ एमसीपी, ठीक है। अगर मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट की अल्नर ड्रिफ्ट हो गई है, उसको ठीक करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अल्नर ड्रिफ्ट या अल्नर डिविएशन क्या होती है मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ट्रिगर फिंगर क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। ट्रिगर फिंगर के केस में भी ये क्या करता है कि मैंने आपको बताया था ट्रिगर फिंगर में क्या होता है कि फ्लेक्शन होती है, ठीक है, मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट पे, ठीक है, और जो जॉइंट है वो एक्सटेंड नहीं हो पाता, तो ये क्या करता है, ये वाला जो स्प्लिंट है ये ब्लॉक कर देता है मेटाकार्पोफिलिंजियल फ्लेक्जन को, ठीक है। और साथ ही हमारे पास जो लॉन्ग फिंगर फ्लेक्सर्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से फ्लेक्जन हो रही होती है, उनकी मूवमेंट को भी ये लिमिट कर देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग फिंगर फ्लेक्सर्स क्या होते हैं? लॉन्ग फिंगर फ्लेक्सर्स हमारे पास ऐसे ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो फोर आर्म के अंदर मौजूद होते हैं, जिनका फंक्शन होता है फिंगर्स को बेंड करना, ठीक है। इसके अंदर आ जाता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस प्लस फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का फंक्शन होता है कि ये फिंगर की मिडल फिलिंजिस को फ्लेक्स करता है, ठीक है। और ये है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। ये क्या करता है, ये फिंगर की डिस्टल फिलिंजिस को फ्लेक्स करता है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आपने याद रखना, और दोनों लॉन्ग फिंगर फ्लेक्सर्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव है सर्जिकल रिलीज ऑफ डुपिचरंस कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है। ये आप इसको जो भी बोलते हैं अपनी टर्म में, डुपिचरन और डुपिट्रन जो भी कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्चर में क्या होता है, इस कंडीशन में ये होता है कि हमारी जो पाम की स्किन है, ठीक है, हमारी ये जो हथेली की स्किन है, इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू थिक हो जाता है, ठीक है। और थिक होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे नोड्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। और इसी कॉन्ट्रैक्चर की वजह से क्या होता है कि जो हमारी फिंगर्स हैं, स्पेशली जो रिंग फिंगर है और जो लिटिल फिंगर है, वो पाम की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। हमारी ये रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर पाम की तरफ यूँ बेंड हो जाती है, ठीक है। इसके सर्जिकल रिलीज़ में भी हम रिलीज़ के बाद हम इसका सर्जिकल रिलीज़ करते हैं, इसको ठीक कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम ये स्प्लिंट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टू मेंटेन सर्जिकल गेंड एक्सटेंशन। हमें पता है किसी भी डिजीज़ की वजह से अगर एक्सटेंशन नहीं हो पा रही हैंड पे या फिंगर्स पे, तो हम क्या करते हैं, सर्जिकली उसको एक्सटेंड कर देते हैं। सर्जिकली उसको कहते हैं सर्जिकली गेंड एक्सटेंशन, ठीक है। सर्जिकली करके उसको एक्सटेंड कर देते हैं, फिर हम स्प्लिंट वगैरह यूज़ कर देते हैं ताकि वो मेनटेन रहे एक्सटेंशन की पोजीशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंट्रिंसिक मसल टाइटनेस एंड एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्चर। अगर इंट्रिंसिक मसल्स जो हमारे हैं उनकी टाइटनेस हो गई है, ठीक है, ये एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्चर बन गया, तो हम इसको यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने से क्या होगा, ये हमारे जो एमपी जॉइंट है उसकी फ्लेक्जन को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। और जो हमारे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस हैं उनको स्ट्रेच करेगा, ताकि वो जो आईपी जॉइंट है, जो इंट्रूसिंग मसल्स हैं, उनकी टाइटनेस ख़त्म हो सके, ठीक है। उसके बाद है कि मेटाकार्पोफिलिंजियल हेड का फ्रैक्चर अगर हो गया तो उसकी स्टेबलाइजेशन के लिए भी हम ये स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
आज हमने बस इतने ही स्प्लिंट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जो स्प्लिंट्स हैं, जो ब्रेसिस हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।